गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? बेसिकली अगर हम डेली लाइफ में देखें ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ठीक है। जब भी कभी कोई भी एक सब्सटेंस जब एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाया जाता है वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसपोर्ट। तो सेम बायोलॉजी में जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो एक लाइफ प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, वो कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? अगर हम बात करें सिंगल सेल्स की तो सिंगल सेल्स में एक ही सेल होती है, सभी फंक्शंस वही परफॉर्म करती है। बट अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, उनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, सभी सेल्स तक जो है ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होना होता है, डाइजेस्टिव फूड ट्रांसफ़र होना होता है ताकि उसके द्वारा हमें एनर्जी रिलीज़ कर सकें। जैसा कि हमने पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन और न्यूट्रिशन के बारे में कि जो डाइजेशन होता है हमारा खाने का वो होता है स्टमच में और साथ में इंटेस्टाइन में। देन जो इस डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी सेल्स तक पहुंचना होता है। तो वहाँ के लिए हमारे शरीर में एक मीडियम होता है या कह सकते हैं एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसके द्वारा कोई भी सब्सटेंस हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे प्लांट्स में। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है तो वो भी जान लेते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि किन सब्सटेंस का ट्रांसफ़र होगा, देन जानेंगे कैसे होता है। तो जो सब्सटेंस होते हैं एक होता है वाटर, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन वाले पार्ट में, वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में खाना बनाने के लिए। देन ट्रांसपोर्टेशन और किसका होगा? फूड जो कि प्रिपेयर होता है लीव्स में। हमें पता है खाना लीव्स में बनता है, अगर लीव्स में खाना बन रहा है तो सभी जगह तक ट्रांसफ़र होना ज़रूरी भी है क्योंकि सभी सेल्स को ज़रूरत होती है। एंड हार्मोन्स, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं हम पहले जान चुके हैं, मीन्स हमने पहले कभी पढ़ा होगा कि जो हार्मोन्स होते हैं बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराने के लिए। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम टिश्यू के द्वारा। एक स्पेशल टिश्यू होता है प्लांट्स में जाइलम, जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लीव्स तक। और फूड और हार्मोन्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं फाइलम के द्वारा। ये भी एक स्पेशल टिश्यू होता है प्लांट्स में जो कि प्लांट के फूड और हार्मोन्स को कैरी करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। सबसे पहले जानते हैं जाइलम के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन वाटर और मिनरल्स का? अब हम सभी पढ़ चुके हैं पहले कि फोटोसिंथेसिस में ज़रूरत होती है वाटर की, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली लीव्स इनहेल कर लेती हैं डिफ्यूज़न के द्वारा, ठीक है। स्टोमेटा कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं लीव्स में जिसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डायरेक्टली इंजेक्ट कर लेते हैं प्लांट। बट जो वाटर है उनको एब्जॉर्ब करने का कार्य होता है रूट्स का, और रूट से वो पहुंचते हैं लीव्स तक, ठीक है। उसी के बारे में हम जानते हैं। देखिए, जो जाइलम टिश्यू होता है अलग अलग तरह की सेल से मिलकर बना होता है। इसमें एक सेल है इसकी जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स जो रहती हैं वो नॉन लिविंग यानी डेड सेल्स रहती हैं, जो कि लॉन्ग सेल्स रहती हैं। जैसे कि हमारे घरों में ड्रेनेज पाइप होते हैं, इसी प्रकार से प्लांट्स में जाइलम वेसल्स होती हैं जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करती हैं पूरे प्लांट्स में, रूट से लेकर पूरे प्लांट्स में। और जो दूसरी होंगे वो होते हैं ट्रैकिड्स। जो ट्रैकिड्स होंगे वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो होंगे उनमें जो स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहता है या ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू रहता है, वो रहता है ट्रैकिड के द्वारा जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स में मे बी जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड दोनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए। अगर हम बात करें मैकेनिज्म की कि किस प्रकार से जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो ये रूट्स होती हैं, ठीक है, रूट्स जो रहेंगी रूट्स के द्वारा ही जो है वाटर अपटेक होता है। यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं रूट
हेयर्स। जो रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स के द्वारा ही वाटर एब्जॉर्ब होता है। उसके एब्जॉर्ब होने के बाद जो एपिडर्मिस लेयर होती है वहाँ पर जाता है। एपिडर्मिस के बाद जाता है रूट कॉर्टेक्स में। रूट कॉर्टेक्स के बाद देन इनर लेयर जो रहती है वो रहती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद जो वाटर है वो पहुँचता है जाइलम टिश्यू में या जाइलम वेसल में। जाइलम वेसल के द्वारा जो वाटर रहता है वो ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स तक। तो यहाँ पर जो वाटर है वो पहुँच जाएगा लीव्स में, क्योंकि यहाँ पर प्रिपरेशन होता है फूड का। देन जैसे ही वाटर एंड मिनरल्स इकट्ठे हो जाएंगे लीव्स में, कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से ले लेते हैं, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे वहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? फोटोसिंथेसिस, जिसके द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, प्रिपेयर फूड। तो वाटर की ज़रूरत इसीलिए होती है क्योंकि प्लांट्स जो रहते हैं उनको खाना बनाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, जिसके द्वारा वो पहला अपना स्टेबल फूड बनाते हैं। मीन्स पहला मॉलिक्यूल बनाते हैं फूड का, वो रहता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो रहता है वो फूड का फर्स्ट मॉलिक्यूल होता है। देन स्टेबल मॉलिक्यूल जो रहेगा वो कहलाता है स्टार्च। क्लियर? तो ये जो है मैकेनिज्म होता है कि रूट हेयर से लेकर लीव तक पानी पहुंचता है, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत होती है वाटर की, जिसके द्वारा प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो लॉस हो जाता है, पत्तियों पर आ जाता है, वहाँ से एवेपोरेट हो जाता है। प्रोसेस कहलाती है ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन ये है कि रूट से लीव तक पानी पहुँचता कैसे? होता क्या है कि जो रूट्स होती हैं, रूट्स प्रेशर लगाती हैं, ठीक है, पुश करती हैं वाटर को। जो रूट्स हैं वो प्रेशर लगाएंगी, पुश करेंगी वाटर को आगे की तरफ। देन जो ट्रांसपिरेशन होता है, लगातार वाटर लॉस होने की वजह से जो लीव्स होती हैं, ट्रांसपिरेशन रहता है वो पुल करता है वाटर को ऊपर की तरफ। तो ये दो फोर्स होते हैं जिनकी वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम वेसल्स में। अब जो जाइलम वेसल्स रहती हैं वो एक से दूसरे सेल लगातार जुड़ी हुई होती है, बट उनका जो गैप रहता है बीच का वो उनमें नहीं होगा। जिस तरह से अगर मैं ये डायग्राम बनाऊँ, इस तरह से वो रहते हैं ड्रेनेज पाइप की तरह, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, बट बीच में जो है वो गैप पाया जाता है इनमें जाइलम वेसल्स में, जिसके द्वारा आसानी से वाटर ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। क्लियर बेटा? ये होता है जाइलम के द्वारा जो वाटर है वो रूट से लीव तक पहुंचता है, जहाँ पर उनका यूज होता है खाना बनाने के लिए। क्लियर? देन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा बनता है फूड, और जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स के द्वारा वो ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट तक, और डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है फाइलम टिश्यू। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि जो फाइलम टिश्यू होता है एक स्पेशल टिश्यू होता है प्लांट्स में, जो कि फूड और हार्मोन्स को कैरी करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। तो लीव्स में खाना बनता है, लीव्स में जब खाना बनेगा तो वो एक लीव से सभी पार्ट्स तक ट्रांसफ़र होना ज़रूरी होता है, क्योंकि सभी सेल्स जो रहती हैं उनको ज़रूरत होती है फूड की, और जिसके द्वारा वो एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो जो खाना है वो फाइलम के द्वारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जो हार्मोन्स बनते हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं वो भी फाइलम टिश्यू के द्वारा ही ट्रांसफ़र होते हैं। जैसा कि जाइलम में पाया जाता है कुछ सेल से मिलकर बना होता है, इसी प्रकार से जो फाइलम टिश्यू होगा वो भी कई सेल से मिलकर बना होता है। जैसे सीव ट्यूब हो गई, जो सीव ट्यूब्स होती हैं जस्ट लाइक जाइलम वेसल्स की तरह ही होती हैं। ये जो सेल्स होंगी वो लिविंग सेल्स होती हैं, बट इनमें जो है साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और दूसरी होती है कंपेनियन सेल, जो कि इसी से जुड़ी हुई रहती है, नेक्स्ट टू सीव सेल, वो रहते हैं कंपेनियन सेल। जो कंपेनियन सेल्स होती हैं, ठीक है, जिस तरह से एक डायग्राम है, तो यहाँ पर ये जो पार्ट होगा इसमें ये होंगी कंपेनियन सेल्स, जिनमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाएगा और न्यूक्लियस भी रहेगा, ठीक है। और जो सीव ट्यूब्स रहती हैं उनमें जाइलम वेसल्स में हमने देखा था कि पूरा स्पेस खाली रहता है, बट इसमें ये पार्शली जो है ओपन रहेगा। जो सीव ट्यूब्स होती हैं उन्हीं में जो खाना है वो लीव से सभी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होता है। अब मेन डिफरेंस जान लेते हैं जाइलम और फाइलम में। जो जाइलम होता है वो पहला डिफरेंस तो यही है कि वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और फाइलम जो है फूड और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। बट जो सेकंड डिफरेंस है कि जो
जाइलम रहता है वो एक ही डायरेक्शन में कार्य करेगा, जैसा कि देख पा रहे हैं कि रूट से सिर्फ लीव्स तक यानी अपवर्ड ही कार्य करेगा। बट जो फाइलम रहता है, फाइलम हमारा सभी दिशाओं में कार्य करेगा। खाना बनता है लीव्स में, खाना ऊपर भी ट्रांसपोर्ट होना होता है, खाना जड़ों में भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि जो जाइलम रहता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है और जो फाइलम रहता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। क्लियर? नेक्स्ट नाउ वी टॉक अबाउट ब्लड। हम सभी जानते हैं ब्लड, रक्त यानी खून क्या होता है। हम सभी अगर हमारे कोई हल्का सा कट लग जाता है, ब्लीडिंग होती है, ब्लड निकलता है, ठीक है, वही होता है ब्लड। अब जानते हैं ब्लड मिलकर किससे बना होता है। ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्लाज्मा, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्टस्यूल्स या रेड ब्लड सेल्स कह सकते हैं इन्हें, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्टस्यूल्स, देन लास्ट रहते हैं प्लेटलेट्स। इन चार कंपोनेंट से मिलकर ब्लड हमारा बना हुआ होता है, जिसमें जो प्लाज्मा वाला पार्ट रहेगा वो फ्लूइड यानी फ्लूइड लिक्विड पार्ट रहता है। जो लिक्विड वाला पार्ट रहता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो फ्लो करता है। फ्लो किसकी वजह से करता है? जो उसमें प्लाज्मा वाला पार्ट जो प्रेजेंट रहता है उसी की वजह से वो फ्लो करता है, क्योंकि प्लाज्मा जो रहता है उसमें 90% वाटर प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से उसकी एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी की, मीन्स वो फ्लो कर सकता है। रिमेनिंग पार्ट में 90% वाटर होता है, रिमेनिंग पार्ट में सभी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, सॉल्ट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, सभी कुछ प्रेजेंट रहता है विद इन हार्मोन्स, ठीक है। ये सभी हमारे प्लाज्मा वाले पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। तो यही प्रॉपर्टी होती है ब्लड की, जिसकी वजह से ब्लड हमारा फ्लो करता है, क्योंकि प्लाज्मा जो रहता है उसमें 90% वाटर होता है, जो कि उसको फ्लो कराने में मदद करता है। देन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स नाम से ही पता चल रहा है, रेड कलर की सेल्स होती हैं, हमारे ब्लड में पाई जाती है। हमारा ब्लड मोस्टली रेड ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स रहती हैं वो उनका लाल कलर क्यों होता है कि एक आयरन का पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन, जो कि हमारे ब्लड को रेड कलर देने का प्रोवाइड करता है। जो हेमोग्लोबिन रहता है वो आयरन का एक प्रोडक्ट होता है, आयरन का एक सब्सटेंस होता है हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का जो कलर है यानी रेड ब्लड सेल्स का जो कलर है वो रेड होता है। और जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है यही हमारे बॉडी में मीन्स हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है लंग से रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। और जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो ओवल शेप की होती हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल्स। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो एज अ आर्मी की तरह हमारे अंदर कार्य करती हैं। जैसे हमारा एक पूरा देश है, हमारे देश के जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर आर्मी तैनात होती है। आर्मी हमें फॉरेन पार्टिकल्स यानी फॉरेन किसी भी डैमेज से बचाने का कार्य करती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में होते हैं डब्ल्यूबीसी, जो कि हमारे फॉरेन पार्टिकल्स को, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, उन सभी को किल करने का, उनसे लड़ने का कार्य करती हैं वाइट ब्लड सेल्स। इसी वजह से वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर की सोल्जर्स या आर्मी भी कहलाती है। नेक्स्ट होता है प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में, जैसे एक कट लग गया हमारा, ठीक है, कट लगने के साथ हमारे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए एक प्रोटीन जनरेट करता है प्लेटलेट्स फाइब्रिनोजेंस, जो कि एक नेट बना लेता है, जिसकी वजह से जो मोर ब्लड है वो हमारे शरीर से या उस वाउंड से या कट से बाहर नहीं निकलता है। तो मीन्स कोएगुलेशन का कार्य होता है प्लेटलेट्स का। क्लियर? देन हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं ब्लड के? अगर हम बात करें, जैसा कि हमें पता है जो ब्लड रहता है वो ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैरी करने का कार्य करता है। नेक्स्ट फंक्शन है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे सेल्स में बनती है, जब एनर्जी रिलीज होगी वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बनेगी उसको यानी ब्लड यानी सेल से लंग्स तक पहुंचाने का कार्य करती है। लंग्स के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकाल दी जाती है। जो मीन्स हम कह सकते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको सेल से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का कार्य करता है ब्लड। नेक्स्ट है जो हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं और ब्लड में रिलीज़ होने के बाद जो टारगेट साइट होती है जहाँ पर उनकी ज़रूरत होगी वहाँ पर पूरी बॉडी में पहुँचा दिए जाते हैं ब्लड के द्वारा।
क्लियर। नेक्स्ट है कि जो WBC का फंक्शन हमने पढ़ा था, हमारे शरीर को किसी भी इन्फेक्शन से या डिसीज से बचाने का कार्य करती हैं वाइट ब्लड सेल्स। और जो ब्लड रहता है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन करता है, मीन्स हमारे शरीर के टेम्परेचर को 37 डिग्री, जो कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट, जो हमारे शरीर में खाना पचता है, वो खाना पचने के बाद जो उससे मिनरल्स होते हैं या फिर डाइजेस्टिव फूड जो रहता है, वो भी हमारा ब्लड के द्वारा ही इंटेस्टाइन से पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र होता है। ये सभी फंक्शंस होते हैं ब्लड के। क्लियर। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट प्रक्रिया होती है। तो अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन मीडियम पढ़ा है। जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, नेम ब्लड। ब्लड जो है हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन मीडियम का कार्य करता है। कुछ उससे जुड़े हुए ऑर्गन्स कह सकते हैं हम, ठीक है, वो भी रहते हैं जिनके बारे में स्टडी करते हैं, जिनमें एक रहता है आर्टरी, देन वेन्स, कैपिलरीज। अब ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे ब्लड के साथ साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में मदद करते हैं, मीन्स सर्कुलेशन में मदद करते हैं। तो इनको एक डायग्राम के द्वारा मैं समझा देता हूँ आपको। ये जो स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ से जो है आर्टरी है, जो जंक्शन होता है, ये नीचे वेन्स बनाते हैं। जो जंक्शन होता है आर्टरी और वेन्स का, वो कहलाता है कैपिलरीज। देखिए जो आर्टरी रहती है वो हमारे शरीर में ब्लड फ्लो कराने का कार्य करती हैं, साथ में वेन्स और कैपिलरीज। जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से दूर लेकर जाती है खून को। जो हार्ट रहता है हमारा, उससे दूर खून ले जाने का कार्य होता है आर्टरीज का। और वेन्स जो रहती हैं वो हमारे ब्लड को हार्ट में लेकर आती हैं वापस। जो कैपिलरीज होती हैं वो सभी सेल्स तक पहुंचती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम देखें खुद का भी हाथ, तो यहाँ पर जो वेन आर्टरीज हमारे और वेन्स प्रेजेंट है, बट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें कोई भी आर्टरी या वेन्स हमारे नज़र नहीं आती है। बट अगर हम यहाँ पर कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद हमारे यहाँ से जो है ब्लड वो फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो स्ट्रक्चर पहुँचता है वो पहुँचता है कैपिलरीज का। जो कैपिलरीज होती हैं वो हर एक सेल्स में पहुँचती हैं और हर एक सेल से उनके मटेरियल को ट्रांसपोर्ट या फिर एक्सचेंज करने का कार्य करती हैं। जो आर्टरीज होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं। जो आर्टरीज होंगी थिनली थिक होती हैं। जो आर्टरीज होंगी वो थिक वॉल्ड होंगी और जो वेन्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होंगी। अब ये थिक और थिन क्यों होती हैं? क्योंकि जो आर्टरीज रहती हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड जो है फ्लो कराया जाता है, बट वेन्स में जो है उनमें नॉर्मल प्रेशर होता है। इसमें आर्टरीज में ज़्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो कराने की वजह से ही जो वॉल्स होती हैं आर्टरी की वो थिक होती हैं। और जो आर्टरीज होती हैं वो हमारे शरीर में प्योर ब्लड कैरी करती हैं, बस एक कंडीशन में, उस कंडीशन में एक्सेप्शन रहता है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती हैं। पल्मोनरी आर्टरी हमारे शरीर में यानी हमारे हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं हार्ट से लंग्स तक। सेम का मीन्स वेन्स का कह सकते हैं कि वेन्स जो रहती हैं वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं हमारे शरीर में, बट एक कंडीशन में प्योर करती हैं, जो रहेंगी पल्मोनरी वेन्स। जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का कार्य करती हैं।
आई थिंक आपको आर्टरीज का फंक्शन, वेन्स का फंक्शन, कैपिलरीज का फंक्शन आसानी से समझ में आ गया होगा। मीन्स मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। जो आर्टरीज होती हैं उन्हें प्योर ब्लड लेकर जाती हैं, और जो कैपिलरीज होंगी, कैपिलरीज जंक्शन होता है वेन्स और आर्टरीज के बीच में, साथ में जो कैपिलरीज होंगी वो हमारी सेल्स में सब्सटेंस का एक्सचेंज कराने में मदद करती हैं, और जो वेन्स होगी वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं हमारे शरीर में। क्लियर? देन अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें कुछ ऑर्गन्स रहते हैं प्रेजेंट, जैसा कि हार्ट हो गया और आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये सभी ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसमें हार्ट जो हमारा पंपिंग ऑर्गन रहता है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के बारे में भी रिसेंट सेक्शन में ही पढ़ा है हमने क्या कार्य करती हैं, और ये ड्रेनेज पाइप की तरह ही कार्य करती है। जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा था जो ड्रेनेज पाइप की तरह कार्य करेंगे, तो जाइलम वेसल्स और फाइलम टिश्यू रहते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो ड्रेनेज का कार्य करती हैं वो करते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। हमारा जो ह्यूमन्स का सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है वो क्लोज रहता है। क्लोज क्यों रहता है? क्योंकि हमारे शरीर में प्रॉपर तरीके से जो ब्लड है वो फ्लो करता है, मीन्स क्लोज ट्यूब्स में फ्लो करता है। इसी वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज रहता है। और लोअर एनिमल्स में आपने पढ़ा होगा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाया जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले एक टाइपिकल ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? उसके लिए मैं यहाँ पर रफली समझा देता हूँ। हमारे ह्यूमन हार्ट में पहले भी पढ़ा है आपने कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट में जो ऊपर वाले रहते हैं एट्रियम, जो कि लेफ्ट और राइट में बटे हुए रहते हैं, तो राइट एट्रियम, देन लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, देन ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर्ड हमारे ह्यूमन हार्ट में पाए जाते हैं, जिसमें जो राइट वाला पोर्शन रहता है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, और जो लेफ्ट वाला पोर्शन रहेगा वो प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। मीन्स हम कह सकते हैं जो इम्प्योर ब्लड जो कि वेन्स कैरी करती हैं हमारे शरीर में, उसको लेकर आने का कार्य जो होगा वो लेफ्ट यानी राइट वाले पार्ट में होता है। देन जो प्योर ब्लड हमारे शरीर में आता है वो लेफ्ट पार्ट में आएगा, देन वो पूरे शरीर को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। उसकी प्रोसेस अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पहले जान लेते हैं इनके बारे में। मीन्स जो हार्ट रहता है हमारे पंपिंग ऑर्गन रहता है। हार्ट की मसल्स, कार्डियक मसल्स, वो हमारी पूरी लाइफ भर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस करती रहती हैं। जैसा कि हम जानते हैं 9th क्लास में भी पढ़ा है हमने टिश्यूज़ के बारे में, तो उसमें हमने एक टिश्यू पढ़ा है कार्डियक मसल्स का। जो कार्डियक मसल्स रहती हैं वो स्पेशल मसल्स होती हैं जो सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं, जो कि पूरी लाइफ भर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का पीरियड करती रहती हैं। उन्हीं के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पीरियड होता है हार्ट मसल्स का, वही कहलाता है हार्ट बीट का, ठीक है? जो अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और उसी की वजह से हमारा हार्ट जो पंप करता है, इस वजह से जो हमारा हार्ट रहता है वो एक पंपिंग ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी में। देन जो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं उनका फंक्शन हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं, फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ। जो आर्टरीज होती हैं वो थिन वॉल्ड रहती हैं और ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से दूर ले जाने का, यानी हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती हैं और साथ में प्योर ब्लड कैरी करती हैं। बट पल्मोनरी आर्टरीज जो रहेंगी वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, और जो वेन्स होंगी वो ब्लड को पास लेकर आती हैं, मीन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। बट एक कंडीशन में इनका कार्य रिवर्स होता है। जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं। नेक्स्ट होता है कैपिलरीज। कैपिलरीज का फंक्शन मैंने बताया था कि जो जंक्शन होता है आर्टरीज और वेन्स के बीच में वो रहता है कैपिलरीज। जो आर्टरीज होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, और जो वेन्स और कैपिलरीज होंगी वो, जो आर्टरी होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं, वेन्स और कैपिलरीज हैं वो थिन वॉल्ड होंगी। क्लियर? नेक्स्ट जो मेन डिफरेंस होता है आर्टरीज में और वेन्स में वो सिर्फ ये होता है कि जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से
ब्लड को दूर लेकर जाती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो पूरे बॉडी पार्ट से इकट्ठा करके ब्लड को वो हार्ट तक लेकर आती हैं। ये मेन डिफरेंस होता है आर्टरीज और वेन्स में। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड होगा उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है ज़्यादा मात्रा में, वो कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या हम इसको प्योर ब्लड भी कह सकते हैं, प्योर ब्लड। एक रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा उसमें जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन की कमी रहती है। मीन्स हम इसको क्या कह सकते हैं, इम्प्योर ब्लड। जो ब्लड रहता है इम्प्योर रहता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, और डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी या फिर मिनिमम अमाउंट में होगी, तो वो इम्प्योर ब्लड कहलाता है। और जो ऑक्सीजनेटेड है वो प्योर ब्लड कहलाता है। देन हम बात करते हैं हार्ट की। जो हार्ट रहता है हमारा पंपिंग ऑर्गन रहता है, और जो पंपिंग ऑर्गन है वो इंडिपेंडेंटली टू पंपिंग करता है एक बार में, और दोनों जो पंपिंग रहेंगे वो इंडिपेंडेंट होती हैं। मीन्स जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट मसल्स का वो 2 टाइम्स होता है 1 कंप्लीट साइकिल में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं जो ब्लड फ्लो होता है हमारे बॉडी शरीर में, जो हमारा ब्लड होता है या हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो रहता है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, क्योंकि हमारे शरीर में एक सर्कुलेटरी साइकिल में 2 बार ब्लड फ्लो करता है हार्ट में। कैसे जानते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं डबल सर्कुलेशन, जो कि ह्यूमन बॉडी में होता है। डबल सर्कुलेशन कैसे होगा, मैंने आपको बताया था कि जो राइट वाला पार्ट रहता है उसमें इम्प्योर ब्लड रहेगा, और जो लेफ्ट वाला पार्ट रहेगा उसमें प्योर ब्लड रहता है। सबसे पहले जो इम्प्योर ब्लड रहता है राइट वेंट्रिकल में, वो प्योर होने के लिए जाता है लंग्स में, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले भी, जो लंग्स रहते हैं उसमें हमारा ब्लड जो है प्योर होता है। अब लंग्स तक लेकर जाने का कार्य करती हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो रहेंगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। मीन्स हम कह सकते हैं जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक पहुंचाने का कार्य करती हैं प्योर करने के लिए। देन जो ब्लड है लंग्स में प्योर होकर फिर से वो हार्ट में आता है। हार्ट में जब आएगा ब्लड वो किसके द्वारा आएगा, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो लंग से हार्ट तक ब्लड को लेकर आने का कार्य करती है। वो कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मीन्स हम इसको प्योर ब्लड भी कह सकते हैं। क्लियर। तो मीन्स जो इम्प्योर ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक पहुंचता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और यहाँ से जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाता है। एट्रियम के बाद जो ब्लड है वो पहुंचता है वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम के बाद पहुंचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। बॉडी ऑर्गन्स, जो बॉडी ऑर्गन्स होंगे वहाँ तक ब्लड को पहुँचा दिया जाता है। कैरी करती हैं मेन आर्टरी। जो मेन आर्टरी आयोर्टा, वो प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो बॉडी पार्ट्स रहता है जब वहाँ पर प्योर ब्लड का मीन्स ऑक्सीजन का यूज़ होता है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में मिल जाती है, डिजोल्व हो जाती है, जिसके द्वारा वो ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड बनाती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से वो हार्ट तक जाता है। और जो बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम तक मीन्स हार्ट तक ले जाने का जो कार्य करती हैं वो करती हैं वेन्स।
वेना कावा, जो कि मेन वेन होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में, वो ब्लड को कैरी करती हैं। कौन से ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं बॉडी पार्ट से हार्ट्स तक। तो यहाँ पर डबल सर्कुलेशन कैसे वो भी जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो ब्लड है वो हार्ट से लंग्स तक जाता है, देन लंग से फिर से हार्ट में आ जाता है। वन साइकिल ये कंप्लीट होती है, सिस्टमेटिक साइकिल, ये पल्मोनरी साइकिल कहते हैं इसको। वैसे जो पल्मोनरी साइकिल है वो हार्ट से लंग्स तक, लंग से हार्ट तक, यहाँ पर पल्मोनरी साइकिल जो है कंप्लीट होती है। देन सिस्टमेटिक साइकिल जो कंप्लीट होगी जब हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ब्लड जाता है, बॉडी पार्ट से फिर से हार्ट में आता है। तो ये 2 साइकिल वन सर्कुलेशन में कंप्लीट होती है, जो कहलाता है डबल सर्कुलेशन। जो ह्यूमन्स होते हैं, मीन्स मैमल्स जो रहते हैं, उनमें सभी में डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट रहता है। फिशेज में 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में जो 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। बट रेप्टाइल्स में एक क्लास होती है क्रोकोडाइल, जो जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट रहता है, जो कि एक्सेप्शन होता है रेप्टाइल्स में। देन आपको डबल सर्कुलेशन आई थिंक समझ में आ गया होगा, साथ में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्लियर। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, देन उसके ऊपर हम फिर से वीडियो बनाएंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक इज हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होता है? मीन्स हम कह सकते हैं द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स इज कॉल्ड हार्ट बीट। जो हार्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फेज रहता है वही कहलाता है हार्ट बीट। अगर हम नॉर्मली किसी हार्ट बीट की बात करें एक इंसान में, तो वो होती है 72 से 72 पर मिनट। ये हार्ट बीट होती है एक नॉर्मल या फिर हम हेल्दी पर्सन में कह सकते हैं। जो हमारी हार्ट बीट होती है वो फास्टर हो सकती है जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल हार्ड वर्क करते हैं, उस समय पर हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। उस कंडीशन में जो हार्ट बीट होती है हमारी तेज़ हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है पल्स रेट या फिर पल्स क्या होती है। पल्स होता है कि ईच टाइम जो हार्ट होता है जब वो आर्टरीज में ब्लड को फ्लो कराता है, मीन्स जिसके द्वारा आर्टरीज का एक्सपेंशन होगा, द एक्सपेंशन ऑफ आर्टरीज ईच टाइम व्हेन हार्ट पंप द ब्लड इज कॉल्ड पल्स एंड पल्स रेट। जो पल्स है वो क्या होता है, जब आर्टरीज के एक्सपेंशन होता है हर बार जब ब्लड फ्लो कराता है हार्ट आर्टरीज में, ठीक है, तो वो कहलाता है पल्स। और जो पल्स रेट है वो भी सेम रहता है 70 से 72 पर मिनट। क्लियर। एक रहता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, अब ब्लड प्रेशर क्या होगा कि जो हार्ट प्रेशर लगाता है ब्लड में, जिसके द्वारा ब्लड पूरे शरीर में फ्लो करता है, वही प्रेशर ब्लड का कहलाता है ब्लड प्रेशर। 2 प्रकार का ब्लड का प्रेशर होता है, जिसमें एक रहता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक रहता है डायस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है द मैक्सिमम प्रेशर, जो मैक्सिमम प्रेशर जो हार्ट लगाता है ब्लड के, जिसके द्वारा जो ब्लड है वो लीव करता है हार्ट को, वो कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और जो लोवेस्ट प्रेशर होगा या फिर मिनिमम प्रेशर वो कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है नॉर्मल या फिर हेल्दी ह्यूमंस में वो रहता है 120 mmHg। देन जो डायस्टोलिक प्रेशर रहता है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में वो रहता है 80 mmHg, जो कि हम कह सकते हैं नॉर्मली लिखा जाता है 120/80 mmHg। ये नॉर्मल प्रेशर होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, जिसको हम कंसीडर करते हैं ब्लड प्रेशर के तौर पर। और जो हाइपरटेंशन रहता है, हाइपरटेंशन वो रहता है जब जो ब्लड है वो नॉर्मल प्रेशर से ऊपर चला जाता है, वो कहलाता है हाइपरटेंशन। क्लियर।
नेक्स्ट है कैसे मापते हैं हम ब्लड प्रेशर को। तो एक डिवाइस आती है मैनोमीटर, जिसके द्वारा हम ब्लड को मापते हैं, जो हमारे यहाँ पर लगाया जाता है, मीन्स आर्म पर लगाया जाता है, जिसके द्वारा ब्लड के प्रेशर को मापा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है कि अब ब्लड जो रहता है किस प्रकार से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड को। मीन्स हम कह सकते हैं फूड एंड गैसेस हमारे शरीर में कैसे ट्रांसफ़र होती हैं। तो हमें पता है जो ब्लड होता है हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होता है, जिसके द्वारा सभी जो सब्सटेंस है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एक और ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के बारे में पढ़ते हैं जो ह्यूमंस में पाया जाता है, जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कार्य करता है। ब्लड हमारे सभी डायरेक्शन में कार्य करेगा, बट जो एक और सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन का हमारी बॉडी में, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कार्य करता है, जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, जो लिम्फेटिक सिस्टम रहता है वो भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहता है हमारी बॉडी में, जिसमें लिम्फ कैपिलरीज, लार्जर लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, ये और या फिर हम कह सकते हैं लिम्फ ग्लैंड, देन लिम्फ। जिस तरह से ब्लड होता है उसी प्रकार से हमारा एक और ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होता है लिम्फ, जो कि एक ही डायरेक्शन में कार्य करता है। और लिम्फेटिक सिस्टम है उससे जुड़े हुए कुछ ऑर्गन्स हैं जिनमें आते हैं लिम्फ कैपिलरीज, लार्जर लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ। अब जो ये सिस्टम रहता है मोस्टली ये हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाने का कार्य करता है। इसमें ज़्यादा मात्रा में वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती है जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। जो लिम्फ नोड होती हैं उसमें वाइट ब्लड सेल्स को क्लीन किया जाता है, जो कहलाती है लिम्फोसाइट्स। लिम्फ नोड्स में हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्लीन होती हैं, जो कहलाती हैं लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट्स रहती हैं वो ही हमारे शरीर में किसी भी पर्टिकुलर डिसीज से फाइट करने का कार्य करती है। साथ में जो लिम्फ रहता है वो लिम्फ डेड ब्लड सेल्स को जो है क्लीन करता है, यानी डाइजेस्ट करता है, और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाने का कार्य करता है। एंटीबॉडी जैसा सब्सटेंस होता है, केमिकल होता है, जिसके द्वारा कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में एंटर करेगा उसको डिस्ट्रॉय करने का कार्य करती है एंटीबॉडीज़। फर्दर इसका फुल डिटेल हम नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके जान लेते हैं फंक्शंस क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम के। तो डाइजेशन प्रोसेस में मदद करता है। जो डाइजेशन होता है फूड का उसके द्वारा कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट एंड प्रोटीन्स के, जो कि ब्लड के द्वारा कैरी नहीं होते हैं। जब ब्लड के द्वारा कैरी नहीं होंगे तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर मीडियम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होंगे, तो वो मीडियम रहता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके द्वारा लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रोटीन एंड फैट के ट्रांसफ़र होते हैं इंटेस्टाइन से बॉडी पार्ट्स तक। सेकेंड फंक्शन है जो इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने का कार्य करते हैं लिम्फ। मीन्स इसमें मैंने पहले बताया था वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का कार्य होता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो कि हमारे अंदर इन्फेक्शन करता है उससे लड़ने का कार्य करता है लिम्फ या लिम्फेटिक सिस्टम। और लास्ट एक और इसका कार्य होता है वो है कि जो डेड रिमेन्स होता है हमारे सेल्स में उनको डाइजेस्ट करने का कार्य करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का कार्य करता है लिम्फ। क्लियर। ओके स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स में कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। क्लियर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।